आप देखो बाहर की कंट्री में इतने मतलब एनिमल्स क्यों रखते हैं, डॉग कैट वगैरह क्यों रखते हैं? अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट रखने के लिए। बिकॉज घर में तो कैसा है ना, वो मस्कुलिन के साथ सब जीते हैं, लेकिन उनको वो जब समझ में आता है कि यहाँ पे हमारा ये नहीं हो रहा, बैलेंसिंग नहीं हो रहा ना, तो 2-3 पेट रख लेते वो लोग और उनके साथ बहुत कंपैशनेटली बात करते हैं। आप नोट करना कभी भी, क्योंकि कोई तो चाहिए कि नहीं जिनके साथ हम खुल के बात करें, जिनके साथ हम सॉफ्टली बात करें, इज राइट। क्योंकि टाइम पे हमारे अंदर ना, जैसे गन्ने में से कैसे वो जूस निकल जाता है, फिर जो कचरा निकलता है ना, तो टाइम पे हमारे अंदर में ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फोटॉन्स यूज कर दिए, प्रोटॉन्स यूज कर दिए, तो बचेगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स। उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कोई फ्रेंड ही कर सकता है, कोई गुरु ही कर सकता है, कोई गॉड ही कर सकता है, या हमारी सेल्फ हीलिंग कर सकती है। डोंट यू थिंक दिस इज क्वांटम साइंस? क्योंकि निकलने तो वाला है ना, काम करते जैसा पसीना बाहर निकलता है ना, तो इसी तरह से कुछ तो चीजें अंदर से निकलती है। शाम के टाइम पे नॉर्मली आप देखना क्यों लोग शाम के टाइम पे ऐसे उदास रहते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब चीजें करते हैं, या पब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं। क्यों चाहिए इनको? क्यों रात भर इनको नींद नहीं आती है? क्योंकि उनकी एनर्जी शांति नहीं हुई, या वो बहुत डिप्लीटेडली है, बहुत ड्रेन्ड एनर्जी के साथ रह रहे हैं। वो दोनों खतरनाक हैं। इसलिए कहते हैं शाम को फ्रूट्स या जूस पी के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एक्सेस एनर्जी क्रिएट होती है ना। ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा के सोना चाहिए। साइंस है कि नहीं? इज राइट। तो शाम को ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे उत्तेजना क्रिएट हो। जितनी भी क्राइम होते हैं या सेक्सुअलिटी होती है, आप देखना शाम के टाइम पे ही होती है। रेप्स वगैरह जो भी होते हैं, क्यों होती है? ये सब फ्रस्ट्रेशन है ना। रॉबरी करना, ताले तोड़ना, डकैती करना, ये सब चीज़ें क्यों होती है? तो आपको क्या करना है, मैंने बीच में भी हमारा उज्जैन में रिट्रीट था जहाँ पे हम महाकाल के पास गए थे। मैं वहाँ लोगों को समझा रहा था कि महाकाल ना हर चीज़ को शून्य पे लेके आते, लेकिन हम तैयार हैं क्या शून्य पे आने के लिए? वी आर नॉट रेडी। तो जो हस्बैंड वाइफ मिले हैं ना, एक दूसरे के लिए महाकाल और महाकाली है। नहीं, फैक्ट है। इफ यू रियली अलाउ देम टू प्ले देयर रोल इन योर लाइफ, आपको सही में निर्वाणा मिलने वाला है। बिकॉज दे आर ब्रेकिंग यू ना। दोनों तोड़ने के लिए एक दूसरे को, दोनों शून्य करने के लिए बने हैं। अपलिफ्टमेंट हम सोचते हैं कि ये मुझे अपलिफ्ट करेगा, ये मुझे अपलिफ्ट करेगा, वो नहीं कर सकता। वो डिवाइन प्लान में है। इज इट ट्रू? तो आप देखना कि ये क्यों ऑपोजिट माइंडसेट का इंसान मेरी लाइफ में आया, ये क्यों मुझे तोड़ रहा है, ये क्यों मुझे ऐसे कर रहा है। क्योंकि उन दोनों के अंदर ना ऐसे रस्में कसमें खाई है कि हम एक दूसरे को मुक्त करेंगे, लेकिन वो साथ में रह के मुक्ति मिल सकता है। और अगर साथ में नहीं रहते हो तो एटलीस्ट अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अंदर कोई भी फाइट नहीं होना चाहिए, अंदर गिले शिकवा या रिवेंज हेट्रेड नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? उसका पार्ट आप उसको शून्य कर दो। अगर उसका पार्ट आपने शून्य कर दिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट आपने अंदर रखा तो आप खुद भी शून्य नहीं हो पाओगे। लॉजिक है कि नहीं, मुझे बताओ। लॉजिक है ना। उसका पार्ट भी आपके अंदर है ना, और आपका पार्ट भी उसके अंदर है। तो दोनों को अपने अंदर दूसरे का पार्ट को शून्य लाना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी चैलेंजिंग पार्ट कि मिल कुछ नहीं रहा है और आपने शून्य रखा। शून्य मतलब नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम, दैट इज शून्य। ओनली गिविंग, नथिंग इन रिटर्न, नो एक्सपेक्टेशन। इज इट क्लियर? जैसे हम मंदिर में पैसे डाल देते हैं ना, अगर एक्सपेक्टेशन से डालोगे तो फिर वो शून्य नहीं हुआ, तो वो दान नहीं हुआ। और अगर आपने डाल दिया विद ग्रैटिट्यूड तो वो शून्य हो गया। इज राइट? तो यही दो एनर्जीज का खेल है कि जहां पे आप एक एनर्जी को प्ले कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन प्ले
प्ले कर रहे हो, तो फिर वो शून्य हो गया, वो इवेपोरेट हो गया, वो एक्ट निर्वाणा हो गया। वो एक्ट क्या हुआ? निर्वाणा हो गया। वो एक्ट निर्वाणा हो गया। उस एक्ट में अगर कोई एक्सपेक्टेशन है तो देयर इज अ प्लेबैक सिस्टम, यू हैव टू पे फॉर इट। वो रिवर्स करेगा बाद में। इसलिए कहते हैं ना, इस हाथ से दिया तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब समझ में आ रहा है ये साइंस? इज इट क्लियर? इसका मतलब यही होता है कि हर चीज को अगर शून्य से किया जाए तो वो वननेस में है। अब मैं आपको साइंस समझाता हूं। पूरी दुनिया आई है शून्य से, शून्य के बाद आता है वननेस, वननेस के बाद आता है होलनेस, और होलनेस के बाद आता है नथिंगनेस, नथिंगनेस के बाद आता है वननेस, और उसके बाद वापस शून्य हो जाता है। ये एक पूरी सिस्टम है कि शून्य से पहले वननेस में आए। इज इट राइट? शून्य क्या था? शिवलिंग। वननेस क्या था? शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति से ये पूरी दुनिया निर्माण हुई, होलनेस आया। इज इट क्लियर? होलनेस के बाद हम एक एक करके जाते हैं। अगर जाते हैं नथिंगनेस के साथ या वननेस के साथ तो एंड शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर वापस कोई ये कैरेक्टर में हम अटक गए कि यार मैं मेल हूं, फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, या फीमेल हूँ, मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, तो आपका नेक्स्ट लाइफ में जेंडर चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो डिजायर क्रिएट हुई। इज इट राइट? समझ में आ रहा है? तो मैं आपको क्यों कह रहा हूं? बिकॉज आपका इंटेंशन वननेस की प्रैक्टिस करोगे तब नथिंगनेस का होना चाहिए या शून्य का होना चाहिए, तो वननेस का प्रैक्टिस अच्छी कर पाओगे। मैं आज अगर आपको वननेस सिखा रहा हूं ना, और अगर मैं वननेस एक्सपेक्ट करूंगा ना, तो फिर काम नहीं बनेगा। मुझे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि आई एम शून्य, आई एम जीरो। इज इट क्लियर? तो किसी बीए की क्लास में ना एमए का टीचर सिखा सकते हैं जो नेक्स्ट लेवल पे है, राइट? तो यही आपको सोचना है कि वननेस की प्रैक्टिस मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे शून्य में आना है। और यही बुद्धा, महावीर ने, जीसस ने किया था, तब जाके आज हम उनको गॉड मान रहे हैं। उन्होंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जाने के बाद कोई मंदिर बांधे, या कोई मुझे भगवान माने, या कोई मेरी पूजा करे, कोई मेरी आरती करे। कोई एक्सपेक्टेशन उनका नहीं था, और जब नहीं था तब पूरी दुनिया उनको वर्शिप कर रही है, चाहे वो गुरु नानक देव थे या कोई भी थे। इज इट राइट? ना सती ने कभी सोचा था कि मेरी जो 51 पार्ट्स जाएंगे उसका कोई शक्तिपीठ बनेगा और उसकी कोई पूजा होगी, बिकॉज वो शून्य के भाव से सुदर्शन चक्र विष्णु ने घुमाया था। इज इट क्लियर? हमारी जो ऐश होती है, राख होती है मरने के बाद, उस ऐश में भी क्वांटम मेमोरीज होती है। तो हमारा जब रीबर्थ होता है ना, तो उसी मेमोरी के साथ हम रीस्टार्ट करते हैं हमारी लाइफ। तो आपको नहीं लगता रिग्रेशन में वही तो डिसॉल्व कर रहे हैं? आपने पॉडकास्ट सुनी होगी मेरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। लोग माने या ना माने, हमारे डीएनए के अंदर 33% पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन है, 33% एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन है, और 33% हमारी प्रेजेंट लाइफ की इंफॉर्मेशन है। ओनली 1% इंफॉर्मेशन जो बची है वो शून्य वाली है, वो शिवा वाली है। इसलिए देखो केदारनाथ पे फ्लड आया था, लोगों को शून्य करके लेके गया, लाशें भी नहीं मिली, बॉडी भी नहीं मिली। कितने लोग ऐसे जगहों पे क्यों मृत्यु होती है? बिकॉज हम प्रे करते भगवान मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मोक्ष दो। तो यही तो नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल कैलेमिटीज है जो आपको लेके जाएगी, और जिस एलिमेंट से आप इम्बैलेंस हो ना, वही एलिमेंट आपको लेके जाएगा। आपका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, अर्थक्वेक में जाओगे। वाटर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, बाढ़ में चले जाओगे। इज इट राइट? आपका सूर्य इम्बैलेंस्ड है तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, उससे चले जाओगे। एयर एलिमेंट इम्बैलेंस है तो कोविड में कितने चले गए। मतलब सोचने वाली बात है, हमने कभी इसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो प्लीज बैलेंस योर 5 एलिमेंट्स एंड इंटेंशन रखो, मुझे शून्य होना है, राइट?
ये जितने भी संत साधु जो शून्य में रहते हैं ना, उनको ज़्यादा लोग मानते हैं। आप जाना कुंभ के मेले में, ये सारे नागा साधु ना सारे शून्य वाले हैं, इनको कोई लेना देना नहीं, इसलिए कपड़े भी नहीं पहनते, उनको जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, उनको कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई दान करके जाए, कोई इनको भिक्षा दे, कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? 6 साल में 12 साल में एक ही बार आते हैं, ये सारे शून्य वाले नागा साधु हैं। दे आर रियली इन दैट फॉर्म। लेकिन वो जिनको ब्लेस करते हैं ना, वो वननेस में रहते हैं। जिनको भी उन्होंने ब्लेस कर दिया तो समझ लो वो वननेस में रहेगा। लेकिन वननेस में रहने के बाद अगर उन्होंने कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन की डिजायर क्रिएट कर ली तो उसके बाद वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, फिर वो दुनिया की ट्रैप में, माया के जाल में आ जाता है। अब खेल समझ में आ गया आपको? खेल समझ में आ गया कि नहीं? मतलब आप कहते हो ना, ये आजकल मुझे वो गुरु में कुछ गड़बड़ लग रही है, उसमें कुछ तो लालच दिख रही है, कुछ कपट, क्योंकि वो अब वननेस में नहीं है या वो शून्य में नहीं है। तो इंटेंशन वो हायर रखो, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है कि शून्य का मतलब क्या है, कि जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई आपको तोड़ रहा है, से थैंक्स, तूने मुझे उस कॉन्सेप्ट में जीरो बना दिया, तूने शून्य कर दिया मुझे। इज इट क्लियर? क्योंकि जो भगवान करना चाहता है वो ये बंदे ने आपसे कर दिया, इसने आपको तोड़ दिया, इसने आपको खत्म कर दिया। इज इट राइट? तो उसका वो जो वॉर है, उसकी जो युद्ध की जो महिमा है, उसको अगर आपने स्वीकार लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आप शून्य में आ गए। लेकिन अगर आपने बैक फाइट कर लिया तो आप शून्य में नहीं हो। देखो इंडिया पाकिस्तान अभी तक लड़ रहा है कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि अंदर शून्य नहीं है ना उनके अंदर, राइट? अमेरिकन वाले सारे बंदूक ये सब चीजें बनाते हैं, इसलिए ये लोग वॉर क्रिएट करते हैं देशों के बीच में, क्योंकि इनकी बिजनेस तो उसी से चलती है, सारे बारूद तो वही जनरेट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी तरह से लोग टूटेंगे तो हमारी बनेगी, राइट? ब्रिटिश वाले, यूके वाले देखो धीरे धीरे सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सारे शून्य की अवस्था में जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं सब कुछ। कितने सालों तक कितने कंट्रियों पे राज किया उन्होंने, डोमिनेट किया। तो ये सृष्टि का नियम है कि जब तक कोई भी इंसान हर कॉन्सेप्ट में शून्य नहीं होता ना, तब तक कोई ना कोई आपकी लाइफ में आके ये करने ही वाला है काम। कोई ना कोई तो आएगा ही। अलाउ द पर्सन टू प्ले इट्स डिवाइन रोल। इज इट क्लियर? इसको होने दो। उस चीज को जब आप होने देते हो तो आप एग्जिट हो जाते हो। अदरवाइज ये जो पॉपुलेशन एक्सपांशन हो रहा है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि कोई शून्य होने को तैयार ही नहीं है। हर एक आदमी मरने से पहले बहुत सारे डिजायर्स क्रिएट करके मरता है, और लाइफ बिटवीन लाइफ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि कितनी डिजायर लेके वो वापस रीबर्थ लेता है। तो आप मुझे बताओ वो शून्य कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ, ये आपको पहले बेस क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट ऐसा नहीं कि मैंने शक्तिपात कर दिया, ये सिंबल सिखा दिया, आपने प्रैक्टिस की, आप शून्य हो जाओ, वननेस आ जाओगे। नहीं, वननेस के बियॉन्ड का विजन चाहिए आपका। वननेस तो दुनिया के सामने रहने के लिए चाहिए। पर्सनली यू हैव टू बी शून्य। इज इट क्लियर? पर्सनली क्यों शून्य चाहिए? बिकॉज तो ही तो एग्जिट कर पाओगे, और हमें एग्जिट होना है, हमें इस माया की दुनिया से बाहर आना है, और वो तभी पॉसिबल है कि जब आप शून्य होकर निकल सकते हो बाहर। कोई भी एक डिजायर रखोगे ना तो वापस ग्रेविटेशनली आपको नीचे पुल किया जाएगा, क्योंकि आपकी एक डिजायर से कहीं ना कहीं पेरेंट्स की डिजायर के साथ मैच होती है, ट्यूनिंग होती है, तो उनके गर्भ में चले जाओगे आप, उनके वूम में चले जाओगे आप, है ना? और फिर उसकी एक सर्किट क्रिएट होती है, क्योंकि उसी डिजायर की फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, तो डेफिनेटली वो लोग भी आपको अट्रैक्ट करेंगे और आप लोग भी उसकी विक्टिमाइज्ड हो जाओगे।
इज इट क्लियर? एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, उसके पहले कितने लोग लेने को तैयार होते हैं। एक मूवी रिलीज होने वाली होती है ना, उसके पहले कितने लोग वेट करते हैं, अरे यार ये नंबर 3 भूल भुलैया आ रहा है, ये आ रहा है। इज इट राइट? मतलब जहां पे भी प्लस है वहां माइनस है, जहां माइनस है वहां प्लस है, और अगर वो है तो वो शून्य नहीं है। क्लियर? तो आप समझ गए ये प्रैक्टिस क्यों करनी है, राइट? तो अभी हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम सिंबल्स सीखेंगे, और सिंबल्स के बाद उसकी शक्तिपात होगी, और उस टाइम पे फिर हम उसकी हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे। एनी क्वेश्चन बिफोर एंड? यस सर, अगर कोई मैनिफेस्टेशन का डिजायर है, हाँ, तो वो तो एक्सपीरियंस करना करेंगे तभी तो, आई मीन दुनिया में जाने के लिए हम डिजायर उसका भी फिर क्रिएट होगा, तो क्या करेंगे? मैनिफेस्टेशन का ज़्यादा थॉट आता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी मैनिफेस्टेशन के बाद अगर आप संतुष्ट हैं, आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, तो आप वापस उस मैनिफेस्टेशन के लिए डिजायर क्रिएट नहीं करोगे। आपकी इच्छा पूरी हो गई। अभी फॉर एग्जांपल मुझे आइसक्रीम खानी है, मैंने एक आइसक्रीम खा ली, उसके बाद मैं 10 आइसक्रीम भी खाऊंगा, टेस्ट तो वही आने वाला है। इज इट राइट? मेरी पहली जो टंग पे मैंने जो आइसक्रीम ली, वैनिला, चोकोबार, कोई भी ली, उसके बाद मैं 10 बार खाऊं तो टेस्ट थोड़ी चेंज होने वाला है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस दुनिया में अगर आपको फिजिकल बॉडी मिली है, ह्यूमन बर्थ मिला है, तो डेफिनेटली कुछ डिजायर होगी तभी मिली है ना? मैंने इतनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है, कभी ऐसा नहीं देखा है कि हाँ ये महावीर की सोल है, या जीसस की है, या कृष्ण की है, या राम की है, क्योंकि ये लोग शून्य होके चले गए। इनके रीबर्थ कैसे हो सकते, इनकी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? उनकी फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस हम ले लेते हैं, और फिर हम अपनी डिजायर क्रिएट करके पूरी करने की कोशिश करते हैं। समझ में कि नहीं? पैसों का खुद का मैनिफेस्टेशन डिजायर नहीं होता है, लोग पैसों के साथ डिजायर मैनिफेस्टेशन करते हैं। कभी नोट को पूछा है, भाई आज तुझे क्या करना है, तुझे आइसक्रीम वाले के पास जाना है कि ऑटो वाले के पास जाना है? कभी नोट को पूछा है आपने? लोग बोलते हैं पैसा बोलता है। कहां बोलता है? इंसान पैसों के नाम से बोलता है ना? मनी को तो कोई डिजायर ही नहीं है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जाके दुबई के गोल्ड के वहां बिक जाएगा कि यहाँ पे आइसक्रीम वाले के पास बिकेगा, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको तो सिर्फ मुंह होना है। इसलिए हम बोलते हैं लक्ष्मी चंचल है, वो टिकती नहीं है किसके पास, क्योंकि वो जहां पे भी जाती है डिजायर खत्म करके उसको शून्य में लाने की कोशिश करती है। हम मनी को होल्ड करते हैं एफडी के फॉर्म में, प्रॉपर्टी, गोल्ड इन्वेस्ट करके। अदरवाइज तो फ्लो होने के लिए बना है ना। पहले बार्टर सिस्टम नहीं थी क्या, मुझे बताओ? कहां करेंसी थी, है ना? तो वो सिस्टम के हिसाब से आप लाइफ को जीने की कोशिश करोगे ना, यू आर इन अबंडेंस। क्योंकि जो चीजें चाहिए आपके पास आने ही वाली है, यूनिवर्स के पास सब कुछ है देने के लिए। ऐसे मत सोचना मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं, आपके अंदर अभी फियर, डाउट है, इसलिए वो चीज आपके पास नहीं आ रही है। चीज तो कहीं ना कहीं है इस दुनिया में, क्योंकि अगर यहां डिजायर हुई, इसका मतलब मैनिफेस्टेशन का पार्ट, काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं होगा। इज इट क्लियर? कहीं ना कहीं तो होगा उसका काउंटर पार्ट। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना जल्दी अट्रैक्ट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, ये आपका ऊपर होता है। कुछ लोगों का बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, कुछ लोगों को टाइम बहुत लगता है, क्योंकि डाउट है, फियर है, कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ वहाँ डिप्लीटेड है, जलसी है, इस उसके में वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग फोकस्ड होते हैं, बस मुझे सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे काम करना है, मुझे और कोई दुनियादारी पे एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, तो उनका जल्दी होगा कि नहीं? अब अब्रॉड के लोग ऐसा ही है, इमोशनल है ही नहीं, तो कहीं पे उनकी एनर्जी वेस्ट ही नहीं होती। हम लोग हैं कि यहाँ वहाँ हम लोग के दिमाग लगे पड़े रहते हैं, तो फिर मैनिफेस्टेशन कहाँ फास्ट होगा? मुझे लोग पूछते सर आप इतनी ट्रैवलिंग करते हो, इतने रिट्रीट्स आप बैक टू बैक करते हो, कैसे करते हो? क्योंकि मेरी कोई डिज़ायर ही नहीं है। मुझे पता है जो डिवाइन प्लान के साथ मैं बॉर्न हुआ हूँ, मुझे उस प्लान को होने देना है, दिमाग ही नहीं लगाना है मुझे कि कितने लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कितने लोग यूट्यूब देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मार्केटिंग, किसी को मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जो चीज़ें होती है जस्ट उसको ऑब्जर्व करता हूँ, और वो ऑब्जर्वेशन में ही मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। मेरी पूरी लेबोरेटरी मेरे आइज के अंदर है।
माई विजन इज माई लेबोरेटरी। मैं कितने टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट लाके उसको चेक करूंगा। अंदर की जो एक विजन होती है ना, वो एक्चुअल विजडम होती है। और अगर आप सही में उस अंदर के विजन से जीना सीख लोगे ना, तो ये बाहर की दुनिया आपको तकलीफ नहीं देगी। या चेक करना, क्योंकि ये आइज है ना, ये भेदभाव रखती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, राइट, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ये वाली आइज जो फिजिकल आइज है, जो बायोलॉजिकल आइज है। लेकिन अंदर की आइज को तो कुछ नहीं है, उसको सिर्फ क्या है, उसको नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस चाहिए, और उसको टाइम पे मिलता है एंड इट इज सेटिस्फाइड। उसको कुछ गेन नहीं करना है। तो आपका अंदर का जो इनर बीइंग है ना, वो विजडम से कनेक्ट होता है कि फिजिकल आइज से कनेक्ट होता है ना, इतना डिफरेंस है, राइट। तो जब भी आपको लगे ना कि मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को डिमांड कर रही है, ज़्यादा ही डिज़ायर क्रिएट कर रही है, वहाँ पे उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, वहाँ पे ज़्यादा योगा करो, हीलिंग करो, ताकि आप इनर बीइंग से, विजडम से कनेक्ट हो जाओ। इससे नहीं, क्योंकि ये तो हर चीज़, अरे इसका मोबाइल अच्छा है, अरे उसकी ऑर्नामेंट अच्छी है, अरे उसकी गाड़ी अच्छी है, फिर उसकी डिज़ायर क्रिएट करेगा, उसकी बीवी अच्छी है। इज इट राइट? क्योंकि ये आइज वैसी है ना, इसके परखने के लिए 526 मेगापिक्सल्स की इसकी कैपेसिटी है, तो वो चीजों को बहुत जल्दी डिफरेंशिएट कर लेता है ना। जितने भी ये लोग मूवीज बनाते हैं ना, इन लोगों की जो विजन्स होती है, इसी के वजह से वीएफएक्स बना है। क्योंकि ये लोग तो नहीं तो ईस्टमैन कलर, पहले आपने देखा ना मुगले आजम ये सब कैसे पिक्चरें थी, चार्ली चैपलिन कैसे पिक्चरें थी, इज इट राइट। लेकिन इनको वो अंदर की विजन को पुटअप करना था, शो करना था, इसलिए किसी ने वीएफएक्स बनाया, किसी ने माया सॉफ्टवेयर बनाया, ये सब चीजें बनाई जो आर्टिफिशियली क्रिएट करता है ना। लेकिन पहले के जो जमाने के लोग थे, उनके अंदर एक्चुअली वो इतने मेगापिक्सल एक्टिवेटेड थे, इसलिए वो संजय बैठ के वो पूरा युद्ध के बारे में बता रहे थे, राइट, क्योंकि वो इनर बीइंग से कनेक्टेड था ना। अब धृतराष्ट्र अंधे होके भी वो अपनी आईज से उसको एनालाइज कर रहा था कि मेरे बेटे के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, दुर्योधन के साथ गलत हो रहा है, इज इट राइट। तो आप देखो कनेक्ट किससे होते हो आप, जहां पे भी कुछ इम्बैलेंस होता है ना, समझ लो ये विजन का है। इसलिए बुद्धा कहते हैं कि दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी। चेंज द डायमेंशन ऑफ योर विजन। डायमेंशन ऑफ द विजन का मतलब है डायमेंशन नीचे के थर्ड में नहीं जाने चाहिए आइस का, फिफ्थ डायमेंशन में हमें आना चाहिए, फिफ्थ के ऊपर। दिस इज द फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ डायमेंशन, इज इट राइट। तो जब मैं ऊपर की दृष्टि से देखता हूं ना, तो लोगों की मुझे ऑरा दिखती है, पास्ट लाइफ दिखती है, मैं चैनलाइज कर पाता हूँ कि इसको किससे चैनलाइज करना है, किसके साथ इसकी हायर सेल्फ जुड़ी हुई है, किसकी कॉन्शियसनेस के साथ ये फ्रेगमेंटेड पार्ट है, सब मुझे पता चलता है। लेकिन आप सोचो अगर मेरी विजन को मैं नीचे ले जाऊं, तो मैं तो सिर्फ दवाई ही प्रिस्क्राइब करूँ कि इसके सिम्टम्स की ये मेडिसिन है, इसके सिम्टम्स की ये डिजीज है। अब समझ में आया मैंने मेडिकल प्रैक्टिस क्यों छोड़ी, बिकॉज पूरा दिन मुझे विजन नीचे रखना पड़ता था, केमिकल्स के ऊपर, लैब के इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। लेकिन डिफरेंस मैं समझ गया जिस दिन मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, मैं समझ गया कि मैंने बियॉन्ड फिजिकल बॉडी को देखा, है ना। मैंने टाइम ट्रैवल किया, सोल ट्रैवल किया, तभी मैंने 153 पास्ट लाइफ देखी ना। लोग तो एक दो पास्ट लाइफ भी नहीं देख पाते खुद की, और अनकंडीशनली देख रहा हूं। कोई मेरे को डिजायर नहीं है कि देखना है, सिर्फ मुझे इतना है कि मुझे शून्य में जाना है। शून्य के चक्कर में मुझे ये दिख जाता है। कुछ हासिल नहीं करना है कि किसी का पिछले जन्म का खजाना लेके आऊं, कौन से लाइफ में राजा था तो वो घोड़े को बुलाऊं, तलवार लेके आऊं, राइट। ऐसी कोई डिजायर नहीं है, सिर्फ मुझे उस शून्य का एक इंटेंशन है कि भाई जितना हो सके हर चीज को मैं शून्य में लाऊं। तो ये पॉडकास्ट वाले लोग मेरे लाइफ में आए, ये पॉडकास्ट हुआ, आप लोग जैसे लोग आए मेरे लाइफ में, इसीलिए
मतलब हमने इनवाइट नहीं किया, लेकिन वो इंटेंशन के वजह से हम मिले। तो आप भी जिन लोगों को आज लाइफ में मिले हो ना, वो उसी इंटेंशन का नतीजा है कि सोल का इंटेंशन शून्य का है, और इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इसलिए ऑपोजिट माइंडसेट वाले लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आपकी बॉडी को नुकसान हुआ, माइंड को नुकसान हुआ, दिल को नुकसान हुआ, सोल को प्रॉफिट हो गया। तो अब आप सोचो, आपकी दृष्टि ऊपर रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी विजन नीचे गई कि इससे मिलने के मुझे नुकसान हुआ, तो आपकी फाइट कंटिन्यू होगी कि नहीं, और उसके बाद फिर दूसरे की डिजायर क्रिएट करोगे, है ना। और सेम फ्रीक्वेंसी के लोग अगर आपको मिलेंगे ना, आप कभी वननेस में आओगे ना कभी आप शून्य में आओगे, आप कंफर्ट में ही रहोगे। सोच के देखो आप, इसे क्लियर। तो मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले तो अपनी बिलीफ सिस्टम को समझो। आपकी बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है। सिर्फ ब्लाइंडली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मत करो, पहले अंदर की पूरी एक सोल की जो एक क्या कहते हैं ना, एक डिवाइन प्लान है ना, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे मैं समझ गया तभी मैं ये सिस्टम में आया, ठीक है कि नहीं। मेरे लिए ये वर्कशॉप करना, रिट्रीट करना, ये ड्रामा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पॉडकास्ट करना, ये टॉक देना एक ड्रामा है, लेकिन मेरा विजन उससे बड़ा है कि आप लोग शून्य में अगर आ जाओगे तो मेरा ये ड्रामा वसूल हो जाएगा मेरे लिए। ये कोई अर्न करने का मेरा जरिया नहीं है कि आप लोग आओ, पे करो और मुझे ये अमाउंट, ये कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए। बिकॉज ये तो मैं मेडिकल प्रैक्टिस करके भी कर सकता था। अगर मैं किसी को एक ऑपरेशन के लिए लीलावती में भेजूँ, 30% COT मिलता मुझे। अगर 5 लाख का बिल होता है तो 1.5 लाख तो मुझे ऐसे ही मिल जाता। तो ये वर्कशॉप क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? सोचने वाली बात है, इज राइट। तो आप भी यही रखो, तो फिर देखना आपकी बिहेवियर पैटर्न में कितना चेंज आएगा। ये शायद अगर सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन समझाते ना, तो मुझे लगता ना पूरी दुनिया सुधर जाती। लेकिन लोग समझाते कि उनको फॉलो करो जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की है, लेकिन बीच का एक गैप कहीं रह जाता है, और वो गैप सिर्फ साइंस पूरा कर सकता है। हमने रिलीजन को समझा है, स्पिरिचुअलिटी को समझा है, लेकिन अगर साइंस के थ्रू समझ जाते ना ये चीजें, तो डाइजेस्ट करना इजी हो जाता। तो इसलिए हमने ये क्वांटम साइंस को बीच में डाला, इसलिए हमने ऑरा के साइंस को बीच में डाला, इसलिए हमने कॉन्शियसनेस को बीच में डाला, इसलिए वननेस को बीच में डाला, इसलिए हमने शून्य के कॉन्सेप्ट को बीच में डाला, ताकि आपको हम ये कॉन्सेप्ट समझा पाए। जितने भी लोग हमारे रेगुलर रिट्रीट्स में आते हैं, ये वो लोग समझते हैं क्यों बार बार आते हैं, रिग्रेशन करवाते हैं, चैनलाइजिंग करवाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनकी सारी अंदर की इम्बैलेंसेस खत्म हो जाती है और वो एकदम रिफाइंड वे में अपनी लाइफ रीस्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे हम चीज़ों को कैसे सर्विसिंग में बेचते हैं, कभी AC सर्विसिंग के लिए करते हैं, कभी लैपटॉप मोबाइल को सर्विसिंग सेंटर पे बेचते हैं, फिर वो जब आता है इंस्ट्रूमेंट कितना रिफाइंड वे में आता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। तो ये सारी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना, ये आपको रिफाइन करने में मदद करेगी। घर पे बैठे बैठे तो यही क्राइसिस कंटिन्यू होने वाला है, ये अनबन, तनाव, झगड़े कंटिन्यू होने वाले, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। और कितने जन्म लोगे यही चलते रहेगा आपके साथ, क्योंकि उस चीज़ का साइंस ही किसी ने हमें नहीं समझाया। तो आज आप समझ गए मुझे लगता है बहुत अच्छे से। तो इसके बाद अभी हम सिंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसको 10-15 मिनट लगेंगे, फिर हम अट्यूनमेंट करेंगे और उसके बाद ये प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस को कंटिन्यूस अपने घर में, इस अपनी लाइफ में करना है ना। उसको ऑप्शनल नहीं रखना है। जैसे आज आप सांस ले रहे हो तो कोई ऑप्शनल थोड़ी रख रहे हो, 1 घंटा में सांस नहीं लेती हूँ, ऐसा थोड़ी बोलने वाले हो, इज इट राइट। तो ये चीजें समझ लो कि मुझे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ब्रेथ एनकोडिंग करना है, सांसों के साथ मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। तो आप ये प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ोगे। मुझे कोई प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं करना है, मुझे रिजल्ट के लिए नहीं करना है, और मुझे डाउट रख के भी नहीं करना है, अदरवाइज ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, है ना। हमारा तो क्या, हमने आपको टाइम दे दिया, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हुआ अगर इधर जाने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। यस, डाउट नहीं
हाँ। बट अगर मैं सोचती हूँ लाइक अभी जैसे अगर मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मैं मेरी एज में हूँ, लाइफ में सक्सेस हुआ नहीं है अभी तक, सक्सेस को अचीव करना हाँ। है, चिल्ड्रन से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पेरेंट्स, वो सब करो, वो सब करो, लेकिन मैंने कहा ना वननेस के कॉन्सेप्ट से करो। वो चीज़ों को ना ऐसे जल्दबाजी में हासिल करने की कोशिश मत करो या मैन्युपुलेटिवली मत करो, मैं ये कह रहा हूँ। इज इट राइट? सबके लिए अच्छा है डिज़ायर, बिकॉज हम कुछ तो यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हैं कि नहीं। मुझे एक बाइक खरीदनी थी, हिमालयन बाइक, मैंने खरीद ली, 6-8 महीना मैंने चलाई, उसके बाद मैंने उसको सेल आउट कर दिया, एक डिज़ायर कंप्लीट हो गई मेरी। अब ऐसा नहीं मैं 10 साल तक वो बाइक को रखूं और बस हाँ मेरा सपना था राइट। मुझे एक थार का सपना था बचपन से कि मेरी अपनी जीप होनी चाहिए। अब मैंने उसको चलाया 3-4 साल तक, अब मैंने उसको दिल्ली ऋषिकेश में रख दिया। अब ऐसा नहीं कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मेरे साथ ही वो गाड़ी रहनी चाहिए। इज इट क्लियर? वो डिटैचमेंट भी आना चाहिए, वो अचीवमेंट भी पेशेंस के साथ होना चाहिए, इम्पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर वो चीज़ों में मज़ा भी नहीं आएगा आपको। उसको एथिकली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने दो, क्योंकि गॉड ने भेजा है कोई डिज़ायर के साथ तो तथास्तु करके ही भेजा है कि नहीं। आप जब आपने वेटर को एक ऑर्डर दे दिया तो वो तो किचन में आपके लिए बना ही रहा है ना, इज इट राइट? तो एक टाइम के बाद आपका भी वो सर्व करने ही वाला है, क्योंकि आपने ऑर्डर दे दिया है। नाउ वेट फॉर द राइट टाइम टू फॉर दैट अचीवमेंट। इज इट राइट? मैं नहीं कह रहा हूँ सप्रेस करो, मैंने भी कोई डिज़ायर अपनी सप्रेस नहीं की है, लेकिन मैंने उसको ना पेशेंसली ना होने दिया है। काफ़ी लोग मुझे कहा कि सर अभी आपका पॉडकास्ट देखा, लेकिन आप कहते हो कि आप 98 से कर रहे हो, हमने तो आपके बारे में सुना ही नहीं। 98 से लेके अब तक मैं पेशेंस में था। मैंने कभी मेरी मीडिया टीम को नहीं कहा कि भाई तुम मेरा कोई ऐसा कुछ रिलीज़ करो और मुझे मेरी मार्केटिंग करो और मुझे बहुत जल्दी फेमस बना दो, कभी नहीं बोला मैंने। ये तो पता नहीं अचानक ऐसे सामने आ गया तो मैंने उसको होने दिया। तो आपको नहीं लगता 26 साल का पेशेंस रखा मैंने भी, है कि नहीं तो आज अब मेरा 15 साल पहले के टॉक देखो, हेल्थ टॉक, तभी भी मैंने वही बातें बोली जो आज मैं बोल रहा हूँ, कुछ नई बातें नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला भी मेरा पेशेंस चेक कर रहा था, मुझे भी समझ में आ गया। इज इट ट्रू? सो होने दो, टाइम पे चीज़ें आपके लिए बनी है, लेकिन वो पूरा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होने दो, वो पूरी फील्ड क्रिएट होने दो, तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है? यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस। जो किड्स के लिए ओवर अटैचमेंट होता हाँ। है, हाउ टू बैलेंस दैट? नहीं, इसलिए आपको वननेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि किड्स तो हमारे बायोलॉजिकल आउटपुट है ना। हमारे डीएनए में अगर कोई एक एनर्जी ज़्यादा है या कम है तो डेफिनेटली वो चीज़ें, इम्बैलेंस हमारे अंदर है और दिखता उनके अंदर है। हमें किड्स के लिए ओवर अटैचमेंट है। एग्जैक्टली ना, बिकॉज हमें वो जैसे बैलेंस्ड हो जाओगे ना तो ओवर एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अंदर से बैलेंस हो गए, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? हम सोचते यार ये जल्दी करे, मेरी ये इच्छा है, ये ऐसा करे वैसा करे, ये इतने मार्क्स लेके आए, ये स्टेटस बनाए, ऐसा करे, मुझे दुनिया को बताना है, क्योंकि आपके लिए वो एक स्टेटस है, एक मॉडल है जिसको आपको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है। और वो तो रिलैक्स्ड है, उसको तो कोई लेना देना नहीं, वो तो आराम से अपने मोबाइल में मस्त गेम्स में पड़ा हुआ है। इज इट राइट? उसको थोड़ी कुछ अचीव करना है, आपको उसके थ्रू अचीव करके लोगों को बताना है। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसलिए अपनी प्रैक्टिस करो आप, और उसका जब टाइम आएगा वो अच्छा ही करेगा, और वो जो भी करने आया वो करेगा। आप जितने फिजिकली इंडिपेंडेंट हो ना, मेंटली इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, मैं तो कह रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है या बच्चे हैं या कोई भी है, मेंटली इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ। और वो स्पिरिचुअल ही प्रैक्टिस करके हो सकता है, क्योंकि वो जो मिसिंग कंपोनेंट या मिसिंग पार्ट है ना, वो डिवाइनली रिप्लेस करो। जैसे ब्रह्म कुमारी में कैसे कहते हैं ये शिव बाबा है, राजयोग में कहते हैं कि नहीं, तो वो डिवाइन रिप्लेसमेंट हुआ कि नहीं, है ना। तो हर एक के कॉन्सेप्ट समझो। सुदर्शन क्रिया वाले वो मिसिंग कंपोनेंट को सुदर्शन क्रिया से रिप्लेस करते हैं, ब्रेथ के थ्रू करते हैं,
कोई हैप्पी थॉट्स के थ्रू करता है, इज इट राइट? कोई मंत्र के साथ उसको डिवाइन रिप्लेसमेंट करता है कि जब भी आपको गुस्सा है ना ये मंत्र बोलो, कहते हैं कि नहीं? तो हर एक जो भी ये डिवाइन चीजें होती है ना, ये इशू क्रिएट नहीं करते क्योंकि उस चीज का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो जैसे हम ओम नमः शिवाय चैंट करोगे तो वो शून्य का मंत्र है, तो वो रिप्लेस भी कर देगा और फुलफिलमेंट भी हो जाएगा। इज इट ओके? यस। सर अगर अपने साथ कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, हाँ, तो वो चीज को शून्य करने के, जैसे आपने बोला कि मंदिर में Yes. ध्यान करो और फिर राइट कुछ डिजायर मत रखो तो वो जीरो होगा। राइट। वो सामने वाला मतलब कोई तो रोल प्ले करने के अपने को शून्य करने के लिए आया, तो वो उस टाइम पे अपना क्या मतलब मेंटल मतलब अपना क्या स्टेट होना चाहिए जिससे वो चीज को उधर ही मतलब धीरे धीरे करके मतलब हमारा भी स्टेबिलिटी आ जाए और हमको सामने वाले के ऊपर भी एंगर ना आए, तो Yeah. उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो नॉर्मली ना ऐसे सिचुएशन में आदमी 3 तरीके से लोग होते, 3 टाइप्स के लोग होते हैं। एक तो बातें करके ना उनको समझाने की कोशिश करते, ये तो मैक्सिमम लोगों की एक आदत है कि भाई तुम गलत हो और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। दूसरे प्रकार के लोग हैं बात ही नहीं करते, साइलेंट हो जाते लेकिन अंदर से वायलेंट रहते। देखा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुंह भुगा के बैठे रहते हैं, मुंह बना के बैठे रहते हैं, ये रूम में तो वो रूम में ऐसे टॉम एंड जेरी बन के चलते रहते हैं। इज इट राइट? तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं ना वो एक्चुअल स्पिरिचुअल लोग होते हैं जो ये वननेस के कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सामने वाला मेरा मिरर इमेज है, जब तक मैं अंदर से शांत नहीं होंगी ना ये बंदा मेरे लिए पॉजिटिव नहीं रहने वाला है। तो हमें वो थर्ड पर्सन का रोल प्ले करना है। जितना वो सामने वाला टॉर्चर करता है, परेशान करता है, इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ज़्यादा करो, ज़्यादा करो, ज़्यादा करो। क्या अभी भी कुछ तो रह गया, कुछ तो रह गया, तभी वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इज इट राइट? मतलब पहले 100 था, फिर 90 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, लेकिन आपको क्या नहीं अभी भी है, लेकिन उसको आप डिफ्रेंशिएट करो कि पहले जितना है कि पहले से कम है। इंटेंसिटी देखो, है ना? हम मेडिकल डॉक्टर्स कैसे यूनिट देखते हैं, हाँ पहले क्रिएटिनिन 7 पॉइंट था, हाँ अभी तो 6 हो गया है, अभी तो डायलिसिस के बाद 3.5 आया है, हम बोलते कि नहीं? तो वो एनालिसिस से पता चलता है कि ट्रीटमेंट की थेरेपी राइट है करके। तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सामने वाला या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो आपका पेशेंस बढ़ जाएगा, दो में से एक ही चीज होगी। अगर उसका इश्यू आपके कर्मा से है तो वो बंदा पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके इशू में आपका कर्मा का पार्ट ज़्यादा नहीं है तो वो बंदा सुधरने वाला नहीं है, लेकिन आपका पेशेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया बात? क्योंकि उसके कार्मिक और भी लोग रहेंगे, तो इवन दोज पीपल हैव टू पुट एफर्ट्स टू मेक हिम पॉजिटिव। सिर्फ आपके साथ नहीं है, आप देखो कि अरे यार ये उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करता है, उसके साथ भी ऐसे ही करता है, मतलब कितने लोगों के साथ कलेक्टिव पैटर्न है उसका। और आप बोलोगे नहीं सबके साथ तो सीधा ही रहता है, मेरे साथ ही टेढ़ा रहता है, तो समझ लो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर परिवर्तन आएगा, बिकॉज आपका अनहील पार्ट वो रिफ्लेक्ट करता है, आपका पैसिव अनहील पार्ट वो एक्टिव अनहील पार्ट में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है? और उसका जो पैसिव पार्ट है वो आप रिफ्लेक्ट करते हो, इसलिए आपको आपकी गलती नहीं दिखती है, उसको उनकी गलती नहीं दिखती है, बिकॉज ये है दूसरे का पार्ट, उसका पार्ट नहीं है। समझ में है कि नहीं? ही इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। इज इट क्लियर? तो प्लीज वो वननेस के सिंबल्स के साथ प्रैक्टिस करो और फिर देखो कि आपका जो उसके अंदर पार्ट था ना वो हील होना शुरू हो गया, क्योंकि यहीं से वो जा रहा था, कॉर्ड तो यहीं से जा रही थी, ट्रिगर तो यहीं से हो रहा था। ठीक है?